पहले जो आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, सपोज यू वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट अभी और कोई इनिशियली आपके पास आया प्रोजेक्ट, तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस आपके माइंड में क्या आता है पहला थॉट प्रोसेस? I think you have to keep on thinking back and forth. Sometime numbers came in place, sometime cultural context came in place. Then sometime you have to go back on the numbers. Sometime you have to figure out the vision. तो सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जिस पे काम करके आपको बहुत मजा आया हो? एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग काफ़ी दिल से कर रहे हैं और काफ़ी हमारे दिल के पास जो है अभी, जिससे हमें भी काफ़ी ग्रोथ मिली है, वो है वनप्रस्था। वनप्रस्था, ओके। इट्स अ गेटेड टाउनशिप कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट इन दी हार्ट ऑफ सोनीपत। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ इमोशंस। यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनती, यहाँ पे घर भी बनते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी पड़ती है। ट्रेडिशंस हो गए, कल्चर हो गए, संस्कार हो गए। बेसिकली आप मॉडर्न एस्पेक्ट को और इंडियन ट्रेडिशंस को और इंडियन वैल्यूज़ को माइंड में रख के कैसे काम करते हैं? Architecture revolves around how you feel the space in terms of basic things, natural light, ventilation, how air moves in every single house we have done so far. It is a very good proposition for somebody to invest in a township like Vanaprastha and in a city like Sonipat, चाहे वो tier 2 city है। हम आपको exactly बता देंगे पेड़ इस प्लॉट के सामने है। अच्छा, और उसमें आम भी लगते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। एंड टुडे वी हैव विद अवरसेल्व्स द टीम ऑफ बैनियन फिग आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्ट विशाल एंड आर्किटेक्ट सार्थक धवन, एंड बैक एंड ऑफ कैमरा वी हैव संचित जैन। सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। Thank you. Thank तो you for पहले having तो आप us. मेरे को ये बताओ कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा स्टूडियो का? ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे। मतलब डिज़ाइन बहुत एक मतलब किसी को पसंद आना ना आना बहुत ही सब्जेक्टिव है। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दिस स्पेस, देन इट्स सो फार सो गुड। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें हमारा कोई व्यू पॉइंट होना चाहिए। स्पेस यूज़ आप कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो, तो देन इट्स फाइन। फिर एब्सोल्युट। हमें जब भी कोई बोलता है कि आपको हमारा घर कैसा लग रहा है, हम किसी से जाके पूछते हैं कि यार घर कैसा लग रहा है, सो वी ऑलवेज फील दैट क्लाइंट्स and the person who is staying in that particular space is the right judge for understanding how the architecture is looking up. As far as you are comfortable in your space, it's good, beautiful, fine. तो सर सबसे पहले जो आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, सपोज यू वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट अभी और कोई इनिशियली आपके पास आया प्रोजेक्ट, तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस? आपके माइंड में क्या आता है पहला थॉट प्रोसेस को लेके? जब भी हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो हम बेसिकली मेजरली, आई थिंक सब लोग सेम ही प्रैक्टिस करते हैं। मेजरली हम लोग फर्स्ट 3 फैक्टर्स जो हमारे माइंड में आते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर इज़ द नंबर्स। लैंड साइज़ क्या है, FAR क्या है, कितना हम लोग बिल्टअप एरिया बना सकते हैं और क्या चीज़ हम उसमें अचीव कर सकते हैं, व्हाट इज़ द हाइट लिमिट। ये सारे नंबर्स हम लोग बेसिकली जॉट डाउन करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज़ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आपका कल्चरल टर्म्स में भी हो सकता है और बिल्डिंग टर्म्स में भी हो सकता है। व्हाट इज़ दी ओवरऑल डायस्पोरा ऑफ द एरिया, मतलब वहाँ कौन से नए और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दूसरा डेवलपर क्या कर रहा है और हमें क्या अचीव करना है। एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन दी नेक्स्ट इज़ दी फाइनल फीचर विच इज़ फंक्शनैलिटी, ऑलराइट, which is the most important feature of the any new project we take on. Still back on the mind, we still take a vision of the volume कि हमें exactly volume क्या बनाना है, वो back of the mind साथ साथ चलता रहता है। परफेक्ट। I think, as Sarthak rightly said, these three are the key, like first uh, sort of benchmarks for us to basically undergo the design process and evaluate the design processes. And each process basically together as a whole define the entire project vision, what kind of vision we want to come up with. It's not just like कि आपने इन तीनों प्रोसेस को सीक्वेंस के अंदर फॉलो कर दिया तो आपका डिज़ाइन बन जाएगा. I think you have to keep on thinking back and forth. Sometime numbers came in place, sometime cultural context came in place, then sometime you have to go back on the numbers, sometime you have to figure out the vision. But to keep the design problem simple, to keep it untuzzled throughout the design process, we make sure that first 3 pillars should be intact. We are very much sure about the numbers,
when Sarthak said numbers, we not only work on the number as a FAR or some. Not only that, we also work about the feasibility, whether that sort of area is correspond to the client's aspiration in terms of achieving, in terms of workability, in terms of executing, because all number eventually correspond to the cost, right? So these factors basically are very important in order to understand all the design process, and this is what we also teach in colleges when we go and give our knowledge to the students. We also tell that take even your school projects and the college projects in a manner so that you can address each of the problem in a more practical manner. See, without understanding these numbers, you can never have a right design volume. You can never achieve even you can't even achieve the aspirations of the client without knowing the right numbers. Right. So all three parameters are very crucial, as Sarthak said. I think, and largely this is how we as a Banyan Fig generally reach or proceed with any project. Be it's residential, be it's master planning, be it's a housing project, be it's a small scale temple, everything governs with these three largely factors. Right. तो सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जिस पे काम करके आपको बहुत मज़ा आया हो? देखिए, प्रोजेक्ट तो सारे ही दिल के पास होते हैं जो क्लाइंट अच्छा हो, किसी में बहुत मज़ा आया हो आपको काम करके? ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग लार्जली अभी कर रहे हैं. वी आर डूइंग सम हॉलीडे होम्स इन गोवा, वी आर डूइंग सम हाई एंड विलाज अगेन इन गोवा, सम अदर टाउनशिप प्रोजेक्ट कॉलोनाइजेशन. बट एक प्रोजेक्ट है जो मतलब वो काफ़ी बेसिकली हम लोग काफ़ी दिल से कर रहे हैं और मतलब काफ़ी हमारे दिल के पास जो है अभी, जिससे हमें भी काफ़ी ग्रोथ मिली है, वो है वनप्रस्था. वनप्रस्था, ओके. इट्स अ गेटेड टाउनशिप colonization project in the heart of Sonipat. Sonipat. It's a tier 2 city, just 40 kilometers from Delhi. Okay. The reason why actually Sarthak said why Vanaprastha is so close to our right, I think as in the beginning Sarthak said, client and the project briefs actually are the key governing factors for us, whether that project is going to be close to our heart or not. I think वो एक बहुत important factor होता है, and Vanaprastha is one such client who they are fabulous. So as Sarthak said, they're coming up with a gated colony. It's almost now 68 acres of land they are working. We are working with them together on. And moreover, they are also like young like us. We kind of sort of understand their vibe, their vision matches with what sort of architecture and what sort of development we would like to foresee for the future developments. I think in that way, Vanaprastha and that plotted colony, or rather I would say not plotted colony, it's a residential development. That's why it's so close to our heart in the present context, or the present at least for this year. But yeah, we have more projects also with respect to townships also, which we are doing. सर आपने अभी जैसे बात करी प्लॉटेड कॉलोनीज़ के बारे में, तो टेल मी समथिंग कि जो वनप्रस्था का जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो इसमें जो कॉलोनी है वो प्लॉटेड कॉलोनी से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज जनरली हम जब प्लॉटेड कॉलोनी के बारे में सोचते हैं खाली ज़मीन हमारे माइंड में आती है. How this project is different? I think the problem lies in how we actually see the project itself. When somebody is saying a plotted colony, जब भी हम ये बात करते हैं ना किसी के सामने भी, तो सबके दिमाग में जायज़ सी बात है कि हम उसको देख ही प्लॉट्स की तरह रहे हैं. Right. And that's the approach of these days realtors, developer or colonizers, that वो बोलते भी प्लॉटेड कॉलोनी है और उसको फिर समझते भी यही है कि इसको अंदर हमें लैंड सब डिवाइड करना है, फैसिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, एंड देन हैंड ओवर, उसको बेच के चले जाना है. आई थिंक वनप्रस्था इन दैट कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी डिफरेंट. आई वोंट से कि बिल्कुल यूनिक है, बिकॉज देयर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग compositions or developments are coming up around NCR and other states. In fact, a lot of these such sort of developments are coming in 2-tier cities. But especially in the context of NCR, I think Vanaprastha has a very unique proposition to offer in terms of different ways. I'll start with the position itself. It is rightly banged on located next to the National Highway 44 in the Sonipat. You must have heard of Murthal. Right. So it's just behind the Murthal, 2 kilometers away. Moreover, it's situated right in the city.
See, all the new developments are coming up in any of the 2 tier cities are generally what happens is या तो वो शहर से 5-7 किलोमीटर बाहर है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो कभी सिटी के अंदर नहीं होती है, वो सिटी के बाहर होती है, इट ग्रोज आउटवर्ड्स। वनप्रस्था एक ऐसा लैंड प्रपोजिशन था जो राइट इन द सिटी सेंटर। सो इमेजिन आपको 100 एकड़ का लैंड इकट्ठा करना है सिटी सेंटर के अंदर, यू कांट इवन थिंक ऑफ। आज आप गुड़गांव की बात कर रहे हो, गुड़गांव के अंदर सिटी सेंटर में आप मुझे बोले 100 एकड़ का लैंड पार्सल रखा हुआ है। सो हेयर आई वुड लाइक टू बेसिकली थैंक्स द क्लाइंट्स, and Aditya ji is one of the person who actually take care of land aggregation entirely. 100 एकड़ को इकट्ठा करना is not an easy job. Very difficult. And why the land parcel size is so important to any township is आप अगर छोटे छोटे डेवलपमेंट बना रहे हो, इसका मतलब आप ये कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को छोटे छोटे तरीके से बांट रहे हो। और ये हमारे पूरे देश की प्रॉब्लम है। जब से ये दीनदयाल की पॉलिसी आई है, आप हर 7 एकड़ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट काट के बेच सकते हो। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अपने लैंड को इतना ज़्यादा फ्रेगमेंट कर रहे हो, कंसोलिडेशन इवेंचुअली आज से 20 साल के बाद आप जब डेवलपमेंट देखोगे वो सारी फ्रेगमेंटेड होंगी, सबकी रोड्स अलग अलग होंगी, सबका सिस्टम अलग अलग होगा, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। सो दैट्स वाई लैंड साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर वी शुड गिव क्रेडिट्स टू द क्लाइंट टू बेसिकली organize and find out the right like parcel size. Second part of this is I would like to basically, I mean there are so many insights to it, there are so many things to it. I still would like to continue few more minutes onto this. Second is of course the context, right? हमने कभी भी इस टाउनशिप को प्लॉटेड कॉलोनी की तरह नहीं देखा। हमारा पहला अप्रोच ये था कि हम सेलेबल एरिया पे फोकस नहीं करेंगे। सभी डेवलपर्स के अंदर समहाउ उन्होंने एक फैंटेसी में एक नंबर सेट करा हुआ है कि हम एक सर्टन एफिशिएंसी अगर अचीव कर देंगे ना तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन वो ये इकोनॉमिक्स भूल जाते हैं कि अगर मैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दूंगा तो मैं शायद बेटर एक्सपेंसेस और बेटर दाम पे उस प्लॉट को मैं बेच पाऊँगा, और इसी बहाने में एंड यूज़र पे, क्योंकि सबका जो अभी टारगेट है इज़ नॉट द एंड यूज़र। सी द टारगेट ऑफ फॉर अ कॉलोनाइजर इज़ कि यार मुझे बेच देना है। तो वनप्रस्था इन दिस सेंस इज़ वेरी डिफरेंट। हमारा एंड टारगेट वॉज नॉट द इन्वेस्टर्स, एंड टारगेट वॉज जो यूज़र आने वाला है। सो इन दैट वे ऑल दिस विजन पुश्ड अस इन विजुअलाइजिंग दिस प्रोजेक्ट एज अ नेबरहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रादर देन सब डिवाइडिंग द लैंड. So we have done sort of, so this was the second part, I think, seeing it beyond the sellable area, seeing it, हमने इसमें efficiency को बहुत अलग तरीके से देखा है. सबके लिए एक हैंडसम नंबर 60% होता है. In this we are only achieving 50%. So imagine 100 एकड़ के लैंड में आप सिर्फ 50 एकड़ का sellable area निकाल रहे हो, बाकी 50 एकड़ को आप amenities में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. At the same time, you are balancing the project economy, right? They have to sell, they have to find out, they have to. आप इतना महंगा लैंड भी नहीं बना सकते जो कोई खरीद ही ना पाए. Right. So those kind of economics we have worked together, like for 1 month, joint workshops with clients, 12 hours non-stop. So and it is not only the architects who are actually involved in the design process. As I said, when we are talking about land, हमारे साथ land owners तो जुड़े ही होते थे, हमारे साथ और consultants like जो उसको आगे बेचने वाला है, जो उसको आगे develop कराने वाला है, which are engineers, PMC teams, architects की तो of course team होती थी. देन कभी कभार ये प्रयास रहता था कि हम स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करें कि यार तुम्हें घर खरीदना है, आप भी वर्कशॉप में आओ, पार्ट लो, देखो क्या कर सकते हो. सो दैट वे वी हैव बेसिकली, सो दैट वे दिस इज सॉर्ट ऑफ अ यूनिक प्रपोजिशन फॉर एंटायर सोनीपत एंड फॉर द NCR एज अ होल. मोर ओवर इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लाइक इमोशंस. आप जब भी घर बेचने या ख़रीदने जा रहे हो, आपका जो एंड यूज़र है वो घर को एज अ इमोशन की तरह परचेज कर रहा है. So I think that way our approach basically led to the entire designing of neighborhood. And yeah, that's it. हम and target हमारे पास पहले दिन से clear था कि हमारा end user कौन है. It was never clients. It was people who are going to use because we understand their emotions. And yeah, that's the way how we have actually seen and worked so far. आपने सर एक बहुत सही बात कही कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ इमोशंस. यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनती हैं, यहाँ पे घर भी बनते हैं, मतलब घर ही बनते हैं, मैं तो यही कहूँगा यहाँ पे. तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी पड़ती है. ट्रेडिशंस हो गए, कल्चर हो गए, संस्कार हो गए बेसिकली. Right. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप
मॉडर्न एस्पेक्ट को और इंडियन ट्रेडिशंस को और इंडियन वैल्यूज़ को माइंड में रख के कैसे काम करते हैं? मतलब कोई भी अगर आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो। I think some part of this I'll take her and Sarthak will share his inputs on it as well. As an architect, so far in our practice, I think three pillars were very crucial with us because of all of us comes from the same background, same context. So we have a very humble beginning from the moment we have started the practice. Three things which always tapped in our mind is how to create sense of belonging through the projects, which basically lets and asks raise certain questions like आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आप किस कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहे हो, आपका जो यूज़र है उसकी एस्पिरेशन क्या है. सो देयर इज़ अ वेरी फनी मोमेंट हैपेंड आई थिंक इन द वेरी अर्ली ईयर्स ऑफ आर प्रोजेक्ट्स और डूइंग आर्किटेक्चर. देयर वाज अ क्लाइंट इन द गुड़गांव हु इनवाइटेड अस कि यार हमारा प्रोजेक्ट कर लो. तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है. हमने बोला ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी, क्या करना है बताओ. सो इज़ दैट सर आप कितना महंगा घर बना सकते हो. आई स्टिल रिमेंबर हम एक हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और हमारे लिए कोई भी चीज़ अगर मीनिंगफुल नहीं है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ एक एस्थेटिक्स है, बीट्स एनी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट. तो हमने उनको बोला कि सर 10,000 रुपीज़ अ स्क्वायर फीट, आई थिंक दैट्स द मैक्सिमम थिंग वन कैन पुल इन. यू इमेजिन आप 500 गज के घर के अंदर अगर 20,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है, 10 लाख रुपए 10,000 रुपये स्क्वायर फीट पे लगा रहे हो, तो आप कितना अमाउंट खर्च कर रहे हो. तो हमने बोल दिया 10,000 रुपये. कहता है सर सॉरी, हम आपको प्रोजेक्ट नहीं दे सकते. हमने पूछा क्यों भाई. कह रहा अगर आप 25-30 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट नहीं खर्च कर सकते हो तो हम कैसे प्रोजेक्ट दे देंगे. दैट मोमेंट स्टक्ड हार्ड टू अस कि यार हम इज इट द जेंट्री सॉर्ट ऑफ थिंग विच रियली परसीव आर्किटेक्चर एज अ सोर्स, एज अ सॉर्ट ऑफ लाइक मनी, हाउ मच वी कैन पुल इन. आई थिंक दैट हमने उससे अपने आप को चेंज नहीं करा, उल्टा हमने ये प्रयास करना शुरू करा कि हमारे प्रोजेक्ट इंडियन कंटेक्स्ट के साथ कैसे जा सकते हैं. तो जितने भी प्रोजेक्ट्स में करते हैं, इफ़ यू सी आर प्रोजेक्ट्स, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैज़ अ लव विद ब्रिक्स. वी एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ स्पेसेस विद ब्रिक्स. अ लॉट ऑफ आर्किटेक्चर रिवॉल्व्स अराउंड हाउ यू फील द स्पेस in terms of basic things, natural light, ventilation, how air moves in. Every single house we have done so far, almost 50-60 now, every single house has a different sort of courtyard. हम be it's house, be it's a housing, be it's a educational institute, we are doing IIM Bangalore. हमने हर स्केल पे, हर प्रोजेक्ट पे the local context और अंडरस्टैंडिंग इन सेंस ऑफ वेलबींग, वो हमने शायद कभी भी नहीं छोड़ी एज अ होल. और हमेशा अप्रोच रही कि कुछ नया करते हैं, बट कभी भी ये नहीं रही अप्रोच कि हम बियॉन्ड सिर्फ एस्थेटिक्स पे बात कर रहे हैं. तो आई थिंक these pillars actually defined us. So I think I would, if I want to simplify in three different basically words, would be, I think, understanding the local context. It's very crucial for us. Utility being very, very, very important to our central goal of every project. हम अप टू द लास्ट डिटेल प्रयास करते हैं कि प्रोजेक्ट को समझ पाएँ. देयर इज़ सो मैनी फ़नी थिंग्स हैपन टू अस इन आवर पास, स्पेशली वाइल डिज़ाइनिंग द. हमें ये भी पता है कि हमारा क्लाइंट का हाउ दे बेसिकली यूज़ द टॉयलेट्स. हम इतनी डिटेल में जाके उनसे बात करते हैं हाउ दे बेसिकली यूज़ द स्पेस, कितने घंटे वो रूम में आके सोते हैं अगर हम घर डिज़ाइन कर रहे हैं. फॉर हाउसिंग वी सॉर्ट ऑफ डिफरेंट, वी हैव अ डिफरेंट पैरामीटर्स. तो अप टू द लास्ट डिटेल पे जाना, और आखिरी में हमें पता है घर अच्छा बनेगा अगर वो फंक्शनल है. एज वी सेड यू इन द बिगनिंग, इफ़ इट इज़ स्पेस विच इज़ गोइंग वेल विद योर फंक्शनैलिटी, राइट. आपके पास घर में अच्छी लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, हवा आ रही है, यू कैन फील दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, और घर में मेंटेनेंस नहीं है. आप अपना घर 50 साल के लिए बना रहे हो. That is what the main issue is. That is how we see as an architecture so far. I think Sarthak has his own take onto this as well. No, he is right. But moreover, matlab it's we tend to involve the client more into our projects. Matlab we build a kind of a relationship with the client till the project is on. ऐसा नहीं है कि हम लोग आज 10,000 रुपये स्क्वायर फीट वाला काम नहीं कर रहे.
या उससे महंगा नहीं कर रहे या उससे सस्ता नहीं कर रहे. वो सर We लोगों are- की मेंटेलिटी है ना कि भाई अगर महंगा है तो अच्छा है, वो चक्कर है लोगों Our के mind team में. is versatile, we are versatile, and we tend to be versatile. And we expect it कि we take it this being मतलब this versatility to the next level. एब्सोल्युटली. वैसे हमारे इंडिविजुअल टेक्स टू द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हमारे सब अलग अलग होते हैं. और मतलब कभी ये कहता है इस प्रोजेक्ट में ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी मैं कहता हूँ ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. तो कभी क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है आप लोगों के बीच में? कभी कभी कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा हो और ये कह रहे हो कि नहीं मैंने ऐसे नहीं काम करना, आई थिंक वाई एंड सार्थक हाउ डू यू is डील विद इट अगर कभी ऐसा हो जाता है तो? सार्थक ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज यू सी क्लाइंट ऑलवेज प्लेज अ सेंट्रल रोल टू एनी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट एज सार्थक सेड. एंड सम टाइम व्हाट हैपेंस इज आप क्लाइंट को कितना समझ रहे हो वो गवर्न करता है विजन को. सो प्रॉब्लम इज़ नॉट द विजन एक्चुअली, वो होता है समटाइम ही अंडरस्टैंड्स क्लाइंट बेटर than the other team members who are working on, and sometimes I have a different understanding of client. So it's very difficult for us sometimes to break what kind of client aspiration is, वो project demand क्या कर रहा है. So that was the point generally जहाँ पर हमारे clashes आ जाते हैं या एज अ पार्टनरशिप डिज़ाइन कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. और वो होते भी हैं ऐसा, और वो होना अच्छी बात है. ऐसा नहीं है कि हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम दोनों ही डिज़ाइन कर रहे हैं. वी हैव अ टीम, लार्जर टीम जो हमारे विजन को ब्रेक डाउन करती है. तो क्लैशेस सिर्फ यहाँ इस लेवल पे नहीं करते हुए, क्लैशेस फिर हर स्टेज पे होते हैं कि टीम के साथ क्लैशेस होंगे. दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट, अप्रोच ऑफ प्रोजेक्ट. तो वो क्लैशेस आते हैं. हाउ टू डील विद इट, आई थिंक हर सिचुएशन को अलग अलग तरीके से डील करते हैं. मतलब वो हमारा बहुत सिंपल मेथड है. मतलब हर एक प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई लीड ले ही लेता है. जो लीड है मतलब द अदर पर्सन इज मतलब उसके पास राइट है, वो उसको जितने मर्जी सजेशन देता रहे. एब्सोल्युटली. फाइनल कॉल लीड करे. Final call. I think that's the healthy thing we have been put into our practice from so far. Even if it's not us, even if let's say a senior associate or let's say Sanchit or under Sanchit teams are taking up the projects. So we also make sure if they are leading the project, we only defines the vision. If they are leading for the project, they have the call. So they have all the rights to say no, we don't want to do this. I think that's the right and the healthy way for us to basically deal with the clashes. And it's always I think we have learned from each clashes, and we don't learn during the process. We actually learn once we crossed and execute that project. Then we realize, okay, these are the mistakes, these are the new learnings, and then we understand each other. The more we basically do mistakes, the more we learn each other. Right. So it's a very simple example. हमने अपना ऑफिस खुद स्पेस बना रहे थे. ही हैज़ एन इंटरेस्ट कि कॉन्फ्रेंस टेबल क्लोज होना चाहिए. आई वांटेड एन ओपन कॉन्फ्रेंस बिकॉज आई हैव this sort of different understanding of how the studio is going to perform in couple of years. After 3 years now, I realize I think Sarthak was right, because what happens is with each different phase, your knowledge and your understanding and your working changes, right? The more the more you explore, the more you travel, the more you basically deal with discussions, I think the more evolved you are. I think an evolution teaches you a lot during the entire process. और वो हमें सिखाता है. I think we both are learning along with us. I think all of us are learning together. Moreover, Vanprastha में, Vanprastha as a project में clashes होने जायज़ थे because that project has a very unique complexity within itself, because of its scale, because of the user being so wide. तो clashes होने तो उसके अंदर जायज़ थे. और संचित है इधर. संचित भी आ जाओ यार, आप भी आगे कुछ बता दो एक पार्ट है. वो बहुत अच्छे से बताएगा कि हम कैसे clashes मैनेज कर पाए इस प्रोजेक्ट में. तो एक्चुअली डिसएग्रीमेंट होता ही होता है जब इतने सारे लोग एक साथ, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, सब लोग मिलके काम करते हैं. डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब हम नए आइडियाज़ पे रिसर्च नहीं कर पाएंगे. और मैं हूँ भी इनसे 4 साल जूनियर, तो मेरे को बहुत दबाते हैं लोग. मैं कुछ और बोलता हूँ, ये कुछ और बोलते हैं. मैं फिर अपनी जो हमारे और जो साथी जो जुड़े हुए हैं, लवेश हो गया, पायल, हर्षिता, ईशा, उज्जवल, इन सबको फिर मैं लेके आता हूँ अपनी टीम में कि जी मेरी तरफ से बोलो. वो वानप्रस्था में जैसे बहुत वो होता था कि सेलेबल एरिया है, रोड चौड़ी करनी है. अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन कहता था कि रोड पतली करनी है, बट हमने लड़ लड़ के कि रोड को जितना वाइड हम रख सकें उतना बेटर है. जनरली लोग
जनरली टाउनशिप्स में 9 मीटर की 10 मीटर की रोड देते हैं, हमने कोशिश करी हम 12 मीटर की अच्छी चौड़ी रोड दें ताकि हर रोड के साइड में दोनों तरफ हम ग्रीन्स दे सकें, पेड़ दे सकें। हमने प्लॉट के एरियाज़ को कम करके ग्रीन एरियाज़ को बढ़ाने की कोशिश करी। उसमें भी बहुत डिसएग्रीमेंट होता था कि एक परसेंट एक स्क्वायर मीटर पे हम लड़ते थे कि नहीं इसको ऐसे करो, इधर उधर पुश करो, उधर पुश करो। हर चीज़ पे हमने बहुत लड़ाई करी है। बट डेफिनेटली स्पेसिफिकली वनप्रस्थ के केस में अगर मैं बोलूँ, ये जो डिसएग्रीमेंट और जो सारा टोटल लड़ाई धड़ाई जो सब कुछ मिला के जो एंड प्रोडक्ट जब निकला, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि वो सारी जो डिसएग्रीमेंट और लड़ाई और येस नो था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्रिएटिव प्रोसेस के लिए। तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो रिजल्ट आया उससे हमें तो बेनिफिट हुआ ही, क्लाइंट का जो विजन था वो भी हम अचीव कर पाए, लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो उसको होगा जो वहाँ अपना घर बनाएगा। क्योंकि वो जो सारी ग्रीन एरिया की लड़ाई, चौड़ी सड़कों की लड़ाई, हर जगह पेड़ डालने की जो लड़ाई थी ना, वो उनको फ़ायदा देगी जो वहाँ पे रहने आएंगे। दैट इज़ वाई वी ऑल थिंक दैट इट इज़ अ वेरी गुड proposition for somebody to invest in a township like Vanprastha and in a city like Sonipat, चाहे वो tier 2 city है, but in terms of connectivity, in terms of reachability, infrastructure, हर चीज़ उसकी बहुत ही well sorted and well organized है. So Perfect. yes, I would like to thank also with this. I think Sanchit has rightly mentioned. I think it's not only the one prasa that we proceed with such sort of like fights. I think with each client, each mentor, or each project, we have actually fought the same way. Be it's the new township which we are working as Rightland, be it's Ramaya, it's a small again Deen Dayal. We are doing a housing in Mohali. Again, we fought for that. I think each individual client and project sort of has a different sort of fightings and a different sort of negotiations with each other and the same time with the client. So yeah, I think end of the day we are happy that so far what we have done for each of the projects have been came out so far so nice. And thank you for everyone. Yeah, thank you for having us. Yeah. It's my pleasure to have you on my show as well. Yes. Thank you. मोरओवर वैसे भी पिछले 3-4 सालों से रियल एस्टेट का शिफ्ट सोनीपत की सोनीपत की तरफ टियर 2 सिटीज़ की तरफ हो चुका है, तो सोनीपत is the right choice and Vanprastha is best there. Being associated in Sonipat from past 10 years, we have an emotional connection with that city because we feel that we have a little contribution in uplifting that city. Right, We definitely. are very happy. We are very happy with the city growth itself. Yes. Thank you for having us once again. Thank you so much. Yes. So काफ़ी wonderful insights मिले आपसे आज, and thank you so much for coming on the show. We are expecting you to invest in our projects. Definitely. Definitely. Whatever definitely. projects we do, we'll call you and okay, go and invest definitely, something. definitely, At least if start I'll visit also soon. start thinking for staying. I'll I'm visit trusting you. It's better. I'll It visit gives soon, you It's better like livelihood किसी standards. को इन्वेस्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए। हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे, पेड़ इस प्लॉट के सामने है। अच्छा, और उसमें आम भी लगते हैं। Right. Thank you so much Thank you once so again. much. All right. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए, एंड आई विल सी यू सून इन माय वेरी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लव, पीस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। नमस्ते।